बढ़ते आगे और उसके बाद अब फोकस किया जाए सेबी के उस कंसल्टेशन पेपर से जिसके आज चारों ओर चर्चा है। सेबी ने जो वायदा कारोबार में रिटेल का वॉल्यूम अनाप शराब तरीके से बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए 7 सुझावों वाला कंसल्टेशन पेपर जारी किया जिसमें सब लोगों की राय मांगी गई है। तो मार्केट के स्टॉक मार्केट के नियमों पर, रूल्स रेगुलेशन पर, सेबी के नियमों पर, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के कामकाज पर बहुत ही गहरी और पैनी नज़र रखने वाले क्रॉसिस कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बाहेती साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बाहेती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये समझाएं कि सर, क्या वाकई में इस सर्कुलर को लाने की सख्त ज़रूरत थी? एकदम सही वक्त पर आया है? देखिए, सेबी ने इससे भी पहले 3 कदम उठाए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 कदम उठाया। सेबी के जो 3 कदम हैं वो ये इस तरह हैं कि उन्होंने जो वॉल्यूम रिबेट मिलता था एक्सचेंजेस से बड़े ब्रोकर्स को जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स थी, उनकी रिबेट बंद करवा दी है 1 अक्टूबर से। सेबी ने एक और बहुत बड़ा नियम लाया है कि बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं जो मार्जिन में एक्सेप्ट होते थे, अब अगस्त से 1000 से 1100 स्क्रिप अब मार्जिन में एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो लोगों की जो कैपिटल है इस मार्केट में वो कम होगी एफ एंड ओ के लिए। तीसरी बड़ी मूव जो सेबी ने की थी कि स्टॉक्स को अंदर लाने के लिए एफ एंड ओ सेगमेंट में उन्होंने क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट कर दी। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा भी रिएक्ट होता है या वॉल्यूम्स कम होते हैं तो काफी जो स्क्रिप्ट्स है वो एफ एंड ओ सेगमेंट के बाहर जा सकते हैं। और चौथी जो बड़ी मूव फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की थी वो भी 1 अक्टूबर से लागू होगा कि 60%, 60% एफ एंड ओ में टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो इसके अलावा हमने ये कहा था कि आप लॉट साइज बढ़ा दो और कुछ मत करो, आप उसके बाद डेटा लो और फिर अगर आपको फिर भी लगे कि वॉल्यूम कम नहीं हो रहे हैं तो ये दूसरे कदम लिए जा सकते हैं। पर लगता है सेबी ने एक ही साथ सातों कदम को प्रपोज किया है। इसमें से कुछ कदम तो ठीक है मार्केट अब्जॉर्ब कर लेगा, हम्म। जैसे कि ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट मेरे ख्याल से ये होना ही चाहिए था, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉट साइज इंक्रीज ये भी कर सकते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस में लॉट साइज एफ एंड ओ में बड़े होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा घातक रेगुलेशन जो प्रपोज है कि हर एक्सचेंज को आपने कोटा दे दिया कि आप एक इंडेक्स को वीकली एक्सपायरी कर सकते हैं और बाकी को आपको मंथली एक्सपायरी रखनी पड़ेगी। इस नजरिए से आप देखें तो एनएसई को बहुत ही भारी ब्लो लगेगा क्योंकि आपने जो कहा है वो बेंचमार्क इंडेक्स को आप वीकली रख सकते हैं। हम्म। तो मतलब एनएसई निफ्टी को रख सकता है, लेकिन एनएसई की जो सबसे ज्यादा भारी वॉल्यूम होती थी वो बैंक निफ्टी के वीकली में होती थी। तो हम्म। अगर एनएसई को ये छोड़ना पड़े तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा झटका है एनएसई को। ओके। लेकिन ये बताएं कि सर, फायदा किसे होगा और कितना? देखिए, फायदा किससे भी नहीं होगा। जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हाउसेज हैं उनकी भी वॉल्यूम कम होगी। फायदा और वैसे कोई भी ब्रोकरेजेस को फायदा नहीं होगा, लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर में मुझे लगता है बीएसई को इसमें थोड़ा फायदा हो सकता है। एक डिस्क्लोजर कि मैं बीएसई के शेयर्स इन्वेस्ट रखता हूं, लेकिन अगर आप देखें कि एनएसई का मार्केट शेयर 85% था और अब आपने कोटा सिस्टम कर दिया 1 पर एक्सचेंज, तो आपने बीएसई और एनएसई को एक तरह से बराबरी के स्तर पे लाके रख दिया है। ओके। अच्छा सर, जो सेबी की सबसे बड़ी चिंता है, जो आप हम देख भी रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर्स बड़े एफएनओ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूद रहे हैं, खास तौर से एक्सपायरी के दिन, क्योंकि डेली एक्सपायरी है तो आज किसकी एक्सपायरी, चलो इसके ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अच्छा, बचे हुए घंटे, 1.5-2 घंटे में ट्रेड कर लेते हैं, लगे ही तो लॉटरी। तो क्या वाकई में रिटेल ट्रेडर्स अब इससे थोड़े दूर होंगे? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये कि क्या रिटेल ट्रेडर्स अब इन्वेस्टर्स बनने की तरफ रुख करेंगे, जो कि शायद सेबी का और सभी का इरादा भी है? देखिए, आपने जो कहा कि रिटेल ट्रेडर ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप आज भी देखिए जो एफ एंड ओ स्टॉक का यूनिवर्स है उसकी पी करीबन 24-25 है। और जो एफ एंड ओ के बाहर है जहां आप सोच रहे हैं रिटेल ट्रेडर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी पी 35 पे चल रही है। तो ऑलरेडी एक फ्रेंजी एफ एंड ओ के बाहर बिल्डअप हो रहा है। तो अगर हम इसको एफ एंड ओ से निकाल के और उस दायरे में अगर हमने पुश कर दिया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ी मार, ये जब फ्रेंजी जब खत्म होगी और जब स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स और ये जो एसएमई सेगमेंट है, इसके स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत भारी नुकसान उन्हें वहां भुगतना पड़ेगा, ताने यानी कि एफ में। दूसरी बात यह है कि आपने जो लॉट साइज बढ़ाई है, इसके साथ अगर आपने एक रिक्वायरमेंट रखी होती कि आपको अगर एफ में ट्रेडिंग करना है, आपको भले ही ऑप्शन लेना हो या बेचना हो, आपको 5 लाख रुपए जमा रखने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बाइंग वर्सेस सेलिंग की जो फ्रेंजी है कि रिटेल जाके लास्ट मिनट में या लास्ट 1 घंटे में एक 10 पैसे का ऑप्शन या 1 रुपए का ऑप्शन 50,000 ले लेता है और आपको देने कितने 50,000 रुपए देने हैं। अगर आपने मिनिमम एंट्री 5 लाख रख दी होती कि आपको उतना कैपिटल रखना है ब्रोकर्स पे, तो मेरे ख्याल से रिटेल की जो प्रॉब्लम है वो वहीं सॉल्व हो जाती। आपको ये दूसरे कदम लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक बात है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये बताएं सर कि अ, जो कुछ भी अ, अब ये नियम बदलने की तैयारी है, क्या इसका मार्केट की लिक्विडिटी पर कोई असर पड़ेगा? चूंकि इंडेक्स पर ही नियम आ रहे हैं, जहां तक मेरी समझ, शायद स्टॉक फ्यूचर्स पर नियम नहीं आ रहे, राइट? स्टॉक फ्यूचर्स पे तो नियम आ चुके हैं, आपने 3 गुना उसको कड़क कर दिया है नियम को, एंट्री इनटू एफ एंड ओ सेगमेंट। आज की लिक्विडिटी में हम मान सकते हैं कि 10-15 स्टॉक बढ़ जाएंगे, लेकिन हम ये लिक्विडिटी रहेगी ये हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। जब भी मार्केट थोड़ी रिएक्ट करेगी और लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी, हमें पता चलेगा कि 50 स्टॉक एफ एंड ओ से निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं और जो कोलेटरल भी एक्सेप्टेबल है एफ एंड ओ के लिए, वो भी स्टॉक्स की लिस्ट बहुत कम कर दी गई है। तो जो स्टॉक्स पे जो एक्शन था वो तो पहले ही ले लिया गया। अब जो बचा कुचा एक्शन है वो इंडाइसेस पे से भी ले रही है। सर, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर इसी इस बात पे तो सब आम राय है कि रिटेल की एफएनओ में अनाप शनाप ट्रेडिंग हो रही है, स्पेशली ऑप्शंस में। सस्ता ऑप्शन खरीद के वो हर रोज 500 1000 2000 रुपए रख देने का, हर हफ्ते 5 10 20 हजार रुपए का नुकसान करने का, मीठा नुकसान होता पता नहीं चलता, उसको रोकना तो जरूरी है, राइट? अब इसमें फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? इसमें से जो 7 उपाय दिए हैं, उनमें से कौन से रखे जाएं और कौन से ना लागू किया जाए, आपकी क्या राय है? और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो बताएं। तो देखिए मेरे हिसाब से 2 राय हैं जो लागू किए जाने चाहिए। एक तो अपफ्रंट ऑप्शन प्रीमियम देने का जो होना ही चाहिए था, तो वो तो लागू होना ही चाहिए। दूसरा है कि आपने लॉट साइज बढ़ा दिया, वो भी ठीक है, क्योंकि आपको अगर ऑप्शन बेचना है तो अब आपको 5-6 लाख रुपए के बगैर नहीं बेच सकते। एक सजेशन जो मेरे तरफ से जो एकदम टारगेट होता रिटेल के लिए, वो ये होता कि आपको भले ऑप्शन खरीदना हो या ऑप्शन बेचना हो, आपको मिनिमम 5 लाख रुपए कैपिटल आपको ब्रोकर के पास रखना पड़ेगा। अगर आपको 10,000 के भी ऑप्शन लेने हैं, तो भी आपको 5 लाख रुपए तो ब्रोकर के पास रखना होगा। अगर ये कदम आ जाता है, तो मेरे ख्याल से जो रिटेल है, आप ऑप्शन लेवे या ऑप्शन बेचे, अगर आपको 5-6 लाख रुपए ब्रोकर के पास रखना पड़ता, तो इससे जो आपकी टारगेटेड रिटेल को हटाने की जो समस्या है, वो पूरी हो जाती। बाकी जो मेजर सेबी ले रही है मार्जिन बढ़ाने के लिए या ये सभी, तो सिर्फ ऑप्शन सेलर पे लागू होगा, ऑप्शन बायर पे तो लागू ही नहीं होगा। तो इससे तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या जो जो सेलिंग करते हैं फर्म्स, उनको फर्क पड़ेगा। रिटेल तो मेरे ख्याल से 90% ऑप्शन बाय करता है। तो उस हिसाब से बाकी के रेगुलेशन के मैं सहमत नहीं हूँ। 2 रेगुलेशन से मैं सहमत हूँ, और तीसरा, अगर ये 5 लाख की कैपिटल एडिक्वेसी ले आते, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो ये कुछ और तरीके हैं जिनसे आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बायती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बताया है इस सर्कुलर के बारे में। ड्राफ्ट, अभी तो खैर ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर है, देखते हैं फाइनल किस तरह से निकल कर आता है सेबी का ये सर्कुलर, इस पर रहेगी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आइए 10 की कमाई करने की शुरुआत करने का वक्त है, और शुरुआत में हम लेंगे